गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो आज हम चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम लोग चैप्टर से ही स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है उसके लिए जानेंगे, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा यह देखना पड़ेगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग हल करने की कितनी विधियाँ हैं इस बारे में जानेंगे। तो पहले जाना दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर प्रयुक्त किए गए हों और प्रयुक्त किए गए चरों का अधिकतम घात 1 होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर का मतलब दो वेरिएबल इक्वेशन में यूज होना चाहिए, और रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। दो चर वाले ऐसे समीकरण जिनमें प्रयुक्त किए गए चरों का घात अधिकतम घात 1 होता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण ax + by + c = 0 होता है। ये यहाँ पर x का गुणांक a है और y का गुणांक b है और अचर पद c है। अब पिछले क्लास में भी बताया गया था और इस समय भी बता रहे हैं कि समीकरण में जितने चर प्रयुक्त किए गए रहेंगे उनको हल करने के लिए, वहाँ से चर का मान निकालने के लिए उतने समीकरणों की आवश्यकता होगी। दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो हमको दोनों चरों का मान निकालने के लिए कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होगी, और वह दोनों समीकरण ऐसे रहेंगे जिनमें दोनों समीकरणों में उन्हीं चरों का प्रयोग किया गया रहना चाहिए जिनका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, तो वहाँ पर उनके गुणांकों की सहायता से हम लोग यह जानेंगे कि उसका हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हल होगा तो कितना हल होगा। हल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग लेंगे। पहला रैखिक समीकरण दिया जाएगा a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा रैखिक समीकरण दिया जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे तो यह आप जो बताने जा रहे हैं पहले उसको अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। नहीं तो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण दिए रहेंगे उनको पहले मानक समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। मतलब अचर पद यदि राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। अर्थात कैसे बनाएंगे, ax + by + c के प्रकार का। अब हम लोग दो रैखिक समीकरण लेंगे। यहाँ पर दो रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 लिखे गए हैं और a2x + b2y + c2। अब इनके गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो गुणांक यहाँ पर a1 और यहाँ पर a2x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पद का अनुपात। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी स्थितियाँ हो सकती हैं उतनी स्थितियों को लिखेंगे। यदि मान लीजिए a1/a2 और b1/b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तब क्या होगा, जो दोनों रेखाएं होंगी वह दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचा जाएगा, तो वह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे और दोनों रेखाएं एक जगह पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिससे उनका एक हल प्राप्त होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो ऐसी स्थिति में उसके हल को संगत हल भी बोला जाता है। यह तो ग्राफी विधि हो गया। और बीजगणितीय विधि में क्या कहेंगे, ग्राफी विधि में तो कह देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, और बीजगणितीय विधि में क्या कहेंगे, केवल एक हल कहा जाएगा और नहीं तो अद्वितीय हल बोला जाता है। दूसरी स्थिति है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी कि तीनों प्रकार के गुणांकों का अनुपात यदि आपस में बराबर है तब क्या होगा, समपाती रेखा हो जाएगा। समपाती मतलब एक रेखा के ठीक दूसरी रेखा जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है, पहली रेखा यदि ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी ठीक इसके ऊपर से ही जाएगी। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो हमको दो रेखाएं नहीं केवल एक रेखा ही दिखाई देगी, और दोनों रेखाएं केवल एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में समपाती रेखा और उसको संगत हल बोलते हैं। ग्राफीय निरूपण में और बीजगणितीय निरूपण में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि कोई भी मान x का होगा तो वहाँ उसके लिए y का मान प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में जब दोनों रेखाएं समपाती होंगी तो वहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अब तीसरी स्थिति में
यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस ऐसी स्थिति आएगी तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। समांतर रेखा का मतलब ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो कोई सलूशन मिलेगा नहीं। तो समांतर रेखाएं लिखेंगे और ऐसी स्थिति आएगी तो वहाँ पर असंगत हल कहा जाता है। अब यह तो ग्राफी विधि में कहेंगे समांतर रेखा, और उसको कहा जाता है असंगत हल, और बीजगणितीय निरूपण में कहा जाता है कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है जब दो समीकरणों को हल किया जाएगा और उसका कोई सलूशन मिलेगा तब उसको कहा जाएगा कि यह हल संगत हल है, चाहे ग्राफी विधि से करें चाहे बीजगणितीय विधि से करें। यदि किसी स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं मिल रहा है तब कहा जाएगा कि यह एक असंगत हल है। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग 3.2 पढ़ेंगे, और यह जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब 3.1 पढ़ेंगे। और कहने का मतलब यह है इस चैप्टर में ग्राफ वाले सवाल हैं, तो ग्राफ वाले सवाल को जब पूरा चैप्टर हम लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, तब हम वह सॉल्व करना बताएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग ग्राफी, कहने का मतलब यह है कि हम लोग ग्राफी विधि सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है, ग्राफ वाले कुछ जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक बताया जाएगा कि उसके लिए ग्राफी विधि के अतिरिक्त अन्य जो विधियां हैं वह विधि आना चाहिए। तो 2 बार बताया जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए जब यह चैप्टर समाप्त होगा तब हम ग्राफी विधि आप लोगों को बताएंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की विधियों के बारे में जानकारी लेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने की 4 विधियाँ होती हैं। किताब में सबसे पहले ग्राफी विधि दिया है, लेकिन हम ग्राफी विधि को बोर्ड पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ग्राफी विधि सबसे अंतिम में लिखे हैं। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे हम ग्राफी विधि सबसे लास्ट में बताएंगे। ऐसा इसलिए ग्राफी विधि के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग उसको बहुत जल्दी से हल कर लेंगे। समय लगेगा लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो पहला मेथड पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि, अंग्रेजी में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। दूसरा विधि पढ़ेंगे हम लोग विलोपन विधि, इसको एलिमिनेशन मेथड अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा विधि हम लोग पढ़ेंगे बज्रगुणन विधि, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और चौथी विधि सबसे अंतिम में हम लोग ग्राफी विधि पढ़ेंगे जिसको ग्राफिंग मेथड कहा जाता है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, तो हम आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चरों में 2 समीकरण दिया गया रहेगा और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना रहेगा। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में उस चर का मान विस्थापित करेंगे और वहाँ से एक चर का मान निकल जाएगा। जब एक चर का मान निकल जाएगा तो सुविधा के अनुसार पहले या दूसरे समीकरण में मान रख करके हम लोग दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। अब हम लोग कैसे जानेंगे कि किस चर का विस्थापन का मान निकाल करके विस्थापन हम करेंगे। तो पहले तो 2 समीकरणों में देखेंगे क्या किसी चर का गुणांक 1 है। यदि किसी चर का गुणांक 1 है तो उसका मान निकाल करके हम लोग अगले वाले में समीकरण में मान रखेंगे। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारा सवाल लगाने के लिए कम से कम 1-2 लाइन छोटा हो जाएगा और हमारा सवाल फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यदि किसी चर का गुणांक 1 नहीं है तब हम लोग क्या करेंगे, उस चर का मान निकालेंगे। जिस चर का गुणांक सबसे छोटा होगा उस चर का मान हम लोग निकालेंगे। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पोर्शन है बोर्ड पर लिखे गए हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बात ध्यान में यह रखेंगे, प्रतिस्थापन विधि हो, बज्रगुणन विधि हो या कोई भी विधि हो, तो पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके संगत हल होंगे कि नहीं होंगे, रेखाएं समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी हैं। पहले इसको चेक करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। पहले वाले समीकरण की तुलना हम लोग a1x + b1y + c1 से करेंगे। यहाँ से a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। फिर दूसरे वाले समीकरण की a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करके यहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकाल करके पहले अनुपात निकालेंगे और क्लियर करेंगे कि कैसा हल है। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हम क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 की तरह से बनाएंगे इसको। x प्लस वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर करें तो देखें x का गुणांक यहाँ पर a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक b1 है और यहाँ पर 1 है, और यहाँ से अचर पद c1 है और यहाँ से अचर पद -14 है। यहाँ भी लिखेंगे कि तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 से c2 बराबर 0 से करने पर करें, देखा क्या होता है। तो यहाँ से x का गुणांक a2 और x का गुणांक a2 और यहाँ पर x का गुणांक 1, यहाँ से y का गुणांक b2 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर अचर पद c2 और यहाँ से -4। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और z के गुणांकों का अनुपात। तो a1 बटे a2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 बटे 1, b1 बटे b2, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर -1। और देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। c1 बटे c2 भी निकालना, -14 अब बटे -4, यह दोनों कट जाएगा और यह 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 7 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर a1 बटे a2 देखने से पता चल रहा है कि यह 1 है और यह -1 है। अब क्या करेंगे, अनुपातों का मान निकालेंगे। a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, चूंकि यहाँ पर रीजन लिख देंगे, चूंकि 1 इज नॉट इक्वल टू -1। जब ऐसा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं और समीकरण का हल एक हल प्राप्त होता है। तो पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है तो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समीकरणों का एक हल नहीं तो अद्वितीय हल का एक हल प्राप्त होगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर से शुरुआत करते हैं। सभी सवालों को ऐसे हल करने के बाद ही करेंगे। अभी हम एक सवाल बताएंगे जिसको इसके बाद से हम लोग लगाएंगे ही नहीं। इतने पर ही हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बताए हैं कि उस समीकरण को लेके चला जाएगा जहां पर गुणांक न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों समीकरणों में x और y का गुणांक सेम है, तो हम लोग किसी से किसी का मान निकाल करके किसी में रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम लोग क्या करें, यहाँ से पहले वाले समीकरण में x का मान निकालें। तो ये समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा, 14 - y लिखेंगे। x पहले वाले समीकरण से मान निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे और दूसरे वाले से मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो x का मान निकाल रहे हैं, तो ये पहले वाले से x का मान निकाले हैं 14 - y, तो रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में। x बराबर 14 - y समीकरण 2 में रखने पर रखा, जरा देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर रखा जाएगा, तो 14 - y बराबर 4। तो थोड़ा सा सरल करें,
14, या दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, y इज इक्वल टू 4। तो समीकरणों को सॉल्व करने में यह भी ध्यान दिया जाता है कि जो वेरिएबल है हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, वह निगेटिव साइड में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव है, तो यदि निगेटिव है तो उसी को ट्रांसपोज कर देंगे जिससे वह पॉजिटिव हो जाए। हमारा सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा, यहाँ पर गलती होने का संभावना नहीं रहेगा। तो 2i को ले जाएंगे राइट साइड में और 4 को लाएंगे लेफ्ट साइड में। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2i, तो 10 इज इक्वल टू 2i, यहाँ से यह कट जाएगा 5 बार में, तो y बराबर 5। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पहला सवाल बताया जा रहा है इस तरह से, जब देखेंगे दोनों साइड में गुणांक कटने वाले हैं, कब कटेंगे? जब इधर भी अकेला रहेगा, इधर भी अकेला रहेगा, यानी कि प्लस माइनस का कोई चिन्ह दोनों साइड में नहीं रहेगा, तब उसको कट कर दिया जाएगा। यदि प्लस माइनस का साइन है तो कॉमन लेकर के कट करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान यह दें, या y का मान प्राप्त हुआ है तो रखें, कोई बात नहीं। y बराबर 5 किसी समीकरण में रख दें, समीकरण 2 में रखिए। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। इस तरह से सवालों को लगाएंगे। अब यदि कहीं पर फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या करेंगे? सबसे पहले फ्रैक्शन का के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के गुणा कर देंगे, जिससे हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाए। आइए दूसरा सवाल इसी में का देखते हैं। दूसरा सवाल है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर s बाई 3 t बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्शन है तो हर का लॉसव लिखेंगे, हर के एलसीएम इज इक्वल टू 6 से गुणा करने पर, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6s बाई 3 प्लस 6t बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 3 2 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। तो यहाँ पर देख रहे हैं s और t का गुणांक कुछ न कुछ है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं s और t का गुणांक नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से विस्थापन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको t मानेंगे, तो इसका पक्षांतर भी कर रहे हैं। 2s प्लस 3t माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको समीकरण 2 न माने, 1 न माने, यहाँ पर पक्षांतर कर रहे हैं। s माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 माने। अब हम लोग क्या करें? इसका x रहता है तो a1x मानते हैं, जो चर रहेगा उसी में मानक समीकरण को माना जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे a1s प्लस b1t प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -1, c1 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि तुलना a1 इज इक्वल टू की तुलना a2 s प्लस b2 t प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर b2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ct इज इक्वल टू -36 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे।
गुणांकों का अनुपात। तो a1 बटे a2, तो a1 की जगह पर 1 और a2 की जगह पर 2, b1 बटे b2 -1 बाई यहाँ पर 3 है। तो देख रहे हैं यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं है। तो a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, चूंकि 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/3। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अद्वितीय हल होगा। अतः समीकरणों का एक हल प्राप्त होगा। क्योंकि इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इसलिए अब हम लोग फिर से इक्वेशन 1 से स्टार्ट करेंगे। इतना कर लेंगे तो हमको आंसर के बारे में तुरंत पता चल जाएगा कि आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें किसका गुणांक कम है। तो यहाँ पर देखिए यह आया था 2s + 3t = 36, यह इक्वेशन 2 था। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि देख रहे हैं कि दोनों का गुणांक न्यूनतम है, तो यहाँ से यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर इन दोनों को पक्षांतर करेंगे, दोनों जाएंगे, राइट साइड में चिन्ह बदल जाएगा। अब लिखेंगे यस का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने का। तो यस = t + 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो रखें 2 यस की जगह पर t + 3 + 3t = 36। अब इसको सॉल्व कर तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, अंदर गुणा हो जाएगा 2t + 6 + 3t = 36। तो 5t = अब t वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ 6 का पक्षांतर कर देंगे, 36 - 6, तो 5t = 30, 6 टाइम कट जाएगा, t = 6। अब t का जो वैल्यू 6 आ रहा है वह किसी समीकरण में रख दें। तो कहाँ पर सॉल्व, यह देखेंगे कि कहाँ पर हमको सॉल्व कम करना है। तो पहले वाले समीकरण में देखा हमको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रख रहे हैं तो 3 का गुणा करेंगे, फिर पक्षांतर करेंगे और यह मान निकालने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर 2-3 लाइन सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन यही मान यदि समीकरण 1 में रखना तो हमको इतना ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम लोग लिखेंगे, आप चाहें तो समीकरण 2 में भी हल कर सकते हैं, रख सकते हैं, मान इतना ही आएगा। तो t = 6 समीकरण 1 में रखने पर रखें, क्या हो जाएगा, यस - 6 - 3 = 0, तो यस - 9 = 0, यस = 9। तो आंसर में क्या हो जाएगा, यस = 9 और t = 6। चेक कर लें, 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 3 6। हमारा आंसर सही है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के शेष प्रश्नों को हल करना बताएंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पोर्शन को हल कर लिए थे, तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 1 का पोर्शन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो इस सवाल में दिया है 3x - y = 3 और दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9। तो पहले हम इसको ax + by + c = 0 के रूप में बनाए। तो 3 को इसमें ले जाना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, तो यह +3 है तो -3 हो जाएगा, और यहाँ से 9 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका तुलना a1x + b1y + c1 से और इसकी तुलना a2x + b2y + c2 से करेंगे। तो यहाँ पर a1 = 3 और b1 = -1 और c1 = -3। यहाँ से a2 = 9, b2 = -3 और c2 = -9। प्यारे बच्चों, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान इसलिए निकाला जा रहा है कि हम लोग पहले गुणांकों का तुलना करेंगे। बहुत ढेर सारे प्रश्नों में गुणांकों की तुलना करने से हमको आधे से ज्यादा लगाना नहीं पड़ता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल को। तो a1 बटे a2 = 3/9 = 1/3, b1 बटे b2
इज इक्वल टू -1/-3, माइनस माइनस कट जाएगा 1/3। देख रहे हैं यह दोनों मान बराबर है, तो हमको C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2 इज इक्वल टू -3/-9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 करने 3, 3 तरीके 9, 1/3 हो गया। अब देख रहे हैं A1/A2 और B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है। तीनों के मान 1/3 1/3 है, तीनों आपस में बराबर हो गए। और जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे, दोनों रेखाएं समपाती होंगी और यहाँ अपरिमित हल प्राप्त होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोगों को आगे नहीं लगाना पड़ेगा। जब समांतर की स्थिति रहेगी और समपाती की स्थिति रहेगी तो वहीं पर लिख करके, स्थिति को लिख करके आंसर लिख देंगे, उसके आगे हम लोग नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 देखें। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी सवालों में दोनों समीकरणों में दशमलव दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करें, दोनों समीकरण में 10 से गुणा कर दें, इससे दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 से गुणा, यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ का दशमलव हट जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दशमलव हट गया। और यही काम यहाँ भी किए हैं, यहाँ का भी दशमलव हट गया, यहाँ का भी दशमलव हट गया। अब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बराबर के रूप में पुट करें, के रूप में चेंज करें तो 13 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 5 और c2 इक्वल टू माइनस 23, और यहाँ से a1 इज इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू माइनस 13। अब गुणांकों की तुलना कर दें, a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू 2/3, b1/b2 इक्वल टू 3/5। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, इससे एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अब हम लोग समीकरण 1 को लेके चल रहे हैं। 2x प्लस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो 13 माइनस 3y और x का मान निकालने के लिए 2 का पक्षांतर कर देंगे। अब समीकरण 1 से मान निकाले हैं तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे, और जब ऐसी स्थिति रहेगी तो जो x का वैल्यू आएगा उसको समीकरण 3 मान लेंगे। इससे फायदा यह होगा, जब अभी y का मान निकलेगा तो यहीं पर रख देंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे, यही समीकरण 2 है। तो यहाँ पर 4 x की जगह पर वो मान रखेंगे और प्लस 5y, इस 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा और प्लस 5y माइनस 23 इक्वल टू 0, और इस 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, यह 6y हो जाएगा, और ये 5y प्लस 5y माइनस 23। तो इन दोनों को सरल करेंगे तो 5y में 6y घटेगा तो माइनस y बच जाएगा, और 26 में से 23 घटेगा तो माइनस 3 बच जाएगा। तो यहाँ से y को ले जाएंगे राइट साइड में तो y बराबर 3 हो जाएगा, और y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3/2, 3 तरीके 9 हो जाएगा, 13 माइनस 9/2, 4/2 बराबर 2 हो जाएगा।